Hello everyone. We have discussed question number 12 in the previous video. I hope you all have watched it, and please inform me by commenting in the comment section that you have watched the video, and then we continue for this video. If you haven't watched the previous video, then you need to watch the first video also, video number 4. So we are here in the question number 13. Okay, what this question is saying that it is said that there is need to put a complete ban on the products containing aerosols. What are these aerosols? Aerosols क्या होते हैं? आप सुनिए, ध्यान दीजिए. Aerosols हैं, ये प्रोपेलेंट हैं. Aerosols are the propellant. ठीक है, ये प्रोपेलेंट हैं और ये कहाँ यूज करे जाते हैं? दीज आर यूज्ड इन, जितने भी टाइप के स्प्रे आते हैं आपके स्प्रेज, जैसे कि डीओ के स्प्रे आते हैं, डिओड्रेंट के स्प्रे जो आते हैं, ठीक है. इसके अलावा परफ्यूम्स के जो स्प्रे आते हैं, और जैसे आफ्टर शेविंग जो लोशन आते हैं, उन सब में ये प्रोपेलेंट के रूप में यूज किए जाते हैं. क्या? एरोसोल्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज देयर ए डिमांड टू पुट ए बैन ऑन दैम. इनके ऊपर बैन लगाने की ज़रूरत क्यों है? देखो, ये सभी जो एरोसोल्स हैं, दीज आर मेड ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये बने होते हैं. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ओजोन की दुश्मन है ना. तो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने का काम करती है CFC, इसलिए इनके ऊपर कंप्लीट बैन लगाने की ज़रूरत है. और ये डिमांड जो है सही भी है. ओके, नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच सक्सीडेड इन फोर्सिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन. यस, करेक्ट. ऑल्सो, अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. और इन द ईयर ये है 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. क्लियर. सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं हम. दिस सेक्शन हैज़ 2 क्वेश्चंस. दीज आर केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना, केस बेस्ड क्वेश्चन है. और हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, इंटरनल 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन 3 में से हमें केवल 2 ही करने हैं. ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से. ठीक है. पार्ट ए एंड बी आर कंपलसरी. और थर्ड में जो है आपको क्या दिया हुआ है? एक इंटरनल चॉइस दी हुई है. क्लियर. चलिए देखते हैं. पार्ट सी में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है. क्लियर. क्वेश्चन ए देखिए. एज ए साइंस स्टूडेंट हाउ विल, ओके, पहले हमें केस को पढ़ना है. रघु ऑफन टॉन्ट करता है, मतलब फब्तियाँ कसता है, कमेंट करता है. हिज वाइफ फॉर हैविंग ओनली डॉटर्स एंड नो सन. तो ये चीज़ें हमने हेरिडिटी वाले चैप्टर में डिस्कस की हैं. अब आप तो इसको देखते ही समझ जाने चाहिए क्वेश्चन क्या है, रीजन क्या है इसका. ओके, देखो. एज ए साइंस स्टूडेंट हाउ विल यू कन्विंस रघु दैट हिज वाइफ हैज़ नो रोल इन गिविंग बर्थ टू गर्ल्स ओनली. यस, आपको बताना है कि भाई देखिए, मेल्स जो हैं, मेल्स, उनके पास 2 हेट्रो ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम्स के. जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसका एक हेट्रो ग्रुप होता है. और फीमेल के पास होमो ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं हम XX. ठीक है. जब X वाला जो स्पर्म है किसी भी एग के साथ में जब फर्टिलाइज होता है तो XX मीन्स गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है. दूसरा एक्स दूसरे एक्स से होगा, तो यहाँ पर भी X से X मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड के बर्थ होना है. यहाँ देखिए, अब X और Y अगर मिलते हैं, यहाँ पर एक मेल चाइल्ड का जन्म होता है. तो यहाँ पर हम समझा सकते हैं रघु को कि वहाँ पर फीमेल का कोई रोल नहीं है. इज दैट क्लियर?
गिविंग बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड, इसमें उनकी फीमेल का कोई रोल नहीं है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन से क्रोमोसोम के साथ में कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ कपल हैज़ 6 डॉटर्स, इसको हम कर देते हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम। देखिए अब यहाँ पर गर्ल और बॉय की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। देखो 50% तो चांसेस किसके होते हैं, गर्ल के, और 50% चांसेस होते हैं बॉयज़ के। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी 50% चांसेस ही हैं। एवरी टाइम देयर इज़ 50% चांस, कोई इसमें कम ज़्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पिछली बार डॉटर का जन्म हुआ है तो अगली बार भी डॉटर होगी या अगली बार सन ही होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, एवरी टाइम देयर इज अ चांस ऑफ 50% फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट सी हियर, प्योर ब्रेड पी प्लांट विद स्मूथ सीड्स, दैट इज स्मूथ सीड इसने दिया है। देखो ये हिंट आपको मिलेगा, या तो ये कहेंगे आपको इस तरह से कैरेक्टर्स कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखकर बताएंगे, या फिर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बताएंगे अगर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स ये लेकर आते हैं तो। सो वर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रेड पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड, और रिंकल सीड को इन्होंने दूसरे तरीके से रिंकल्ड को ये कर देंगे स्मॉल एस के साथ में। ठीक है, द F1 जनरेशन वाज सेल्फ पोलिनेटेड टू गिव राइज टू F2 जनरेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन। देखो F1 जनरेशन में तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल द सीड्स विल बी स्मूथ। ओके, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट में कि F1 जनरेशन में जितने भी सीड हैं वो सभी क्या होंगे, स्मूथ सीड्स होंगे, क्योंकि स्मूथ सीड्स जो है ये डोमिनेट कैरेक्टर है। देन क्वेश्चन बी में देखिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ प्लांट्स। तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशो होता है हमारा, जीनोटाइप रेशो सबको याद होना चाहिए, दैट इज 1:2:1। 1 is pure smooth, these two are impure smooth, and 1 will be wrinkled seed. Clear. Next, what will the genotypic ratio of F2 springs, ये हम यहाँ पे कर लिए बात। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों जो हैं ये 1 और 2 ये कैसे दिखाई देंगे, हमें स्मूथ ही दिखाई देंगे, और ये होगा 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और सी जो आंसर है ऑप्शन सी में क्या आएगा, व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 ऑफ स्प्रिंग, ऑल्सो मेंशन वेदर इट विल बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वेरी सिंपल। तो जीनोटाइपिक रेशियो F2 का क्या होगा, 1:2:1, और ये क्या होंगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये होमो रहेगा, ये रहेंगे हेट्रो, और ये फिर से क्या रहेगा, होमोजाइगस रहेंगे। क्लियर। क्योंकि इसका जो होगा एस फर्स्ट का, सेकंड का होगा एक एस और एक कैपिटल एस, और थर्ड का होगा दोनों स्मॉल एस। इस तरह से हम इनको लिख सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ रहे हैं। एंड्री मैरी एम्पियर suggested that a magnet must exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true. हाँ, बाद में ये true भी था, but we know that current is due to charge in motion. Okay, ये हम सबको पता है। चल क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको रीडिंग करें और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय विच रूल। वेरी सिंपल, इट इज लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रूल। इस रूल का स्टेटमेंट क्या होगा,
तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इस पेंसिल को पतला कर लेते हैं। तो ये रूल इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड मान लो, या लिखते हैं हम स्ट्रेच, इफ वी स्ट्रेच आर लेफ्ट हैंड्स फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड thumb perpendicular to each other, then अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम करंट की डायरेक्शन से। द मिडिल फिंगर showing the direction of current, the thumb के बाद में आएंगे, पहले हम फोर फिंगर के लगे हैं। तो फोर फिंगर will show the direction of magnetic field and the thumb will show the direction of magnetic फोर्स। तो ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि दूसरा लिखना है हमें। ड्रॉ ए लाइन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस रूल। अच्छा, इस रूल को प्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम हमें बनाना है, और लाइन डायग्राम बनवा रहे हैं तो इजी है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लाइन डायग्राम ही बनता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, वेरी सिंपल। 3 लाइनें हमें लेनी है, 1 2 और 3 लाइनें। ये 3 लाइनें इस तरह से हम लेंगे। इसमें ये A to B, ये C और ये यहाँ पर D। ये जो B होगा ये होगी हमारी मिडिल फिंगर है, ठीक है। और ये D जो है ये हमारा थंब कट शो करेगा, और C जो है हमारी शो करेगी फोर फिंगर को। सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे। जो B है हमारी ये करेगी फोर फिंगर, ये फोर फिंगर है, और ये है हमारी मिडिल फिंगर, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने पहले भी ध्यान है, थंब क्या करता है, फोर्स को शो करता है, ठीक है। मिडिल फिंगर शो करती है हमारी करंट को, और फोर फिंगर हमारी शो करती है फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, पता ही है, ठीक है। और इसको हमने याद करने का तरीका भी देखा था। 4F फादर, ये मदर, और ये चाइल्ड। इस तरह से भी हमने इसको लर्न किया। तो आप इस तरह से इसका डायग्राम बना देंगे। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा लिखना क्या है, ये डायग्राम डाउनवर्ड्स है, ये डाउनवर्ड्स है, इसको डाउनवर्ड्स लिखना है। और ये जो डायरेक्शन है B की, ये आपको शो करनी है D की, ये क्या होती है, साउथ डायरेक्शन में। आपको एक डायरेक्शन इसकी दिखानी पड़ेगी, अपना हाथ स्ट्रेच करें और उसको अकॉर्डिंग डायग्राम बना के आपको इनका डिनोट कर देना है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये लास्ट वीडियो है, इसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है
लेफ्ट हैंड रूल तो मैंने बताया, आप लोग बताएंगे कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल किसने दिया था, है ना, उनका नाम बताएं और उससे हम क्या फाइंड करते हैं, है ना। राइट हैंड रूल को कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल का हमने देख लिया, ठीक है। राइट हैंड रूल का आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं कोयल 2 C1 और C2, ये कोयल हैं रैप्ड, ओके। अब यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए व्हेन की K इज प्रेस्ड, देखो यहाँ पे ये की है, जब आप की को प्रेस करेंगे इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा तो यहाँ G जो है इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर। सो व्हेन वी प्रेस द की देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी सीन, ठीक है। व्हेन करंट इन द कोइल C1 इज स्विच ऑफ, जब करंट को स्विच ऑफ करेंगे, पहले हमने ऑन किया था फिर हम इसको ऑफ करेंगे, तो देखो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्लेक्शन होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो पहले जैसे हुआ था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द करंट इज पास्ड कंटिन्यूसली थ्रू कोइल C1, अगर करंट को कंटिन्यूसली पास करते हैं तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन शोइंग, ठीक है, कोई करंट कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। नेम एंड स्टेट द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, इसके लिए जो फिनोमिना है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इस फिनोमेना का नाम है। या हम डायरेक्ट इंडक्शन भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। क्लियर। अब इस फिनोमेना का नेम एंड स्टेट करना मतलब फिनोमेना को अब हमें लिखना भी है। द प्रोसेस, तो हम इसमें लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग magnetic field in a conductor induces a current in another coil या another conductor placed nearby the coil, ठीक है। अगर इस कोयल के पास में एक दूसरी कोई कोयल हम रख दें या कोई कंडक्टर हम रख देते हैं तो वहाँ पर भी करंट जो होता है इंड्यूस होता है। तो ये इसका फिनोमिना था। तो इसी के साथ इस लेसन को, ये जो हमारा मॉडल पेपर था ये कंप्लीट हो जाता है। आप कमेंट करके बताना कितना आपको अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं और लाइक कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए।